अध्यक्षता कर रहे हमारे मंडलीय अध्यक्ष भाई विजय प्रताप सिंह जी, संचालक शेरो शायरी में आपसे वार्ता कर रहे थे। मुझे भी अच्छा लगा। मुझे कुछ आता नहीं शेरो शायरी, मैं साधारण करता हूं। अध्यक्षी तो मानिक शर्मा जी जैसे हमारे युग पुरुष, स्वर्गीय पंचानन राय जैसे युग पुरुष हमारे बीच में नहीं रहे, स्वर्गीय मानदाता सिंह जी हमारे बीच में नहीं रहे। इसलिए ये अध्यक्षी बहुत सुख भोगने का यह स्थान नहीं। मैं जानता हूं कांटों का ताज है, लेकिन शिक्षकों की पीड़ा और दर्द को मैंने देखा है, सहा है, जाना है। इसलिए अपने शिक्षकों की अगुवाई करने का मैंने संकल्प लिया। हमारे साथी सौरभ जी जो कह रहे थे बार बार, आखिरकार मैं अगर वो स्वीकार कर लेता, चलो हम अमुक दल से लड़ेंगे चुनाव, तो क्या सदन में मैं एक सरकार के पक्ष में बोल पाता? क्या पाता? क्या आपके सामने मुंह दिखाता? हर शिक्षक गाली देता, पीठ पीछे सामने मिलते, पीठ पीछे मिल गया सरकार से। नहीं चाहिए मुझे। आपका प्यार और स्नेह चाहिए। आज मंच पर हमारे बीच में हमारे अग्रज और हमारे संरक्षक पूर्व महामंत्री प्रखर वक्ता आदरणीय इंद्रासन सिंह जी भी मौजूद हैं। मैं उनका सम्मान करते हुए और अपने अनुज प्रदेश संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व विधायक डॉक्टर प्रमोद मिश्रा जी और हमारे बीच में शिक्षक महासंघ के घटक दल के रूप में, शिक्षक महासंघ जो मैं कहता हूं तो आप लोग सोचते होंगे कोई छोटा सा चीज होगा। नहीं, शिक्षक महासंघ प्राथमिक शिक्षकों की संख्या इस प्रदेश में 6 लाख है। आप 60,000 हैं और 55,000 आपका यह संगठन है। मेरी सदस्यता 55,000 की है। मदरसे के साथी, संस्कृत विद्यालयों के साथी, डिग्री कॉलेज के साथी, अन्य अनेक संगठन इस महासंघ में जुड़े हुए हैं। और उसी महासंघ के नेतृत्व में 9 तारीख को महानिदेशक कार्यालय पर धरना होने जा रहा है। इन्हीं सम्मानों को लेकर नोटिस हो गई, आमंत्रित करने आया हूं, जगाने भी आया हूं और वह बातें भी रखना चाहता हूं जो आपके साथ इस सरकार ने किया। थोड़ी सी बात करूंगा, ज्यादा समय आपका नहीं लूं। हमारे बीच में दिनेश चंद्र राय जी जो प्रदेश कार्यकारिणी के हमारे सम्मानित मंत्री हैं और दूसरे हमारे सम्मानित मंत्री भाई अनिल कुमार उपाध्याय जी जो जौनपुर के निवासी हैं और हमारे बुजुर्ग नेता, अब 2 लोगों का मैंने अपने जीवन में देखा। पहला चुनाव लड़ा 2004 में, तब से 2 साथी हैं यहां बैठे, तब से वो मेरी सहायता में इलाहाबाद 10 से रुक जाते थे प्रचार में। मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं उनका नाम लेकर, डॉक्टर अक्षयवरनाथ द्विवेदी जी और डॉक्टर और आदरणीय चंद्रभाल मिश्र जी जो गाजीपुर, हमारे कार्यकारिणी के सम्मानित सदस्य, यहाँ कई प्रदेश कार्यकारिणी के मोहम्मद साहिब नईम साहब, संतोष कुमार सिंह जी जो जिलाध्यक्ष भी हैं जौनपुर के, भाई राणा प्रताप सिंह जी, भाई माया शंकर यादव जी, भाई धर्मनाथ सिंह जी बलिया से चलकर आए,
यादवेंद्र उपाध्याय जी, सत्येंद्र कुमार सिंह जी आए हैं क्या? सत्येंद्र कुमार जी नहीं आए। भाई नौजवान साथी भाई रत्नेश राय जी, शैलेंद्र यादव जी, आदरणीय नारायण उपाध्याय जी, विवेकानंद गिरी साहब, मैंने देखा है आए। सामने रखिए। और जनपद वाराणसी के जिला अध्यक्ष भाई गिरजेश तिवारी जी, जिला मंत्री सचुद्दीन साहब, गाजीपुर के सम्मानित जिला अध्यक्ष भाई शिव कुमार सिंह जी, जिला मंत्री प्रत्युष त्रिपाठी जी, कहाँ है ये? मैं हर मंडल में हाजिरी लेता हूं, सभी अध्यक्ष मंत्रियों, मेरी आदत में शुमार है। हमारे चंदौली के जिला अध्यक्ष भाई महताब आलम जी, इधर पीछे चले गए। अच्छा, भाई रजनीश राय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई संतोष जी, भाई रमाशंकर पाठक जी आए बैठे, और हमारे साथ चलकर आए हैं इलाहाबाद से हमारे जिला अध्यक्ष भाई राम प्रकाश पांडे जी, जिस विद्यालय में मैं शिक्षक था वहीं ये प्रधानाचार्य करेंगे। और हमारे मंडली मंत्री भाई अनुज पांडे जी को आपने सुना ही। मैं तारीफ करता हूं, वक्ता सभी अच्छा बोले, लेकिन भाई प्रमोद कुमार पांडे जी सकल लिहाज चंदौली से आए, बहुत साफ और आज की वर्तमान परिस्थिति में उन्होंने प्रकाश डाला। मैं उनका बहुत बहुत, भाई राणा प्रताप सिंह जी का, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साहब हमें शेरो शायरी तो आती नहीं, बहुत ज्यादा मैंने याद भी नहीं किया है, याद कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमारे सब साथी बहुत कहने वाले हैं। शर्मा जी के जमाने एक हमने सुना था, मंच पर सुनते सुनते मुझे भी याद हो गई, 2 लाइन, सिर्फ 2 लाइन। साथियों आज परिस्थिति है, ये आप पर लागू होती है। शर्मा जी पहला वाक्य, अच्छा आपको याद है जब वो कार्ड भेजते थे दीपावली के अवसर पर, दशहरे के अवसर पर, तो उसका पहला बिंदु क्या होता था? पहला बिंदु, पहली लाइन, अर्जित उपलब्धियों की रक्षा। देखिए वो बुद्धि, वो दिव्यदृष्टा, वो आगे आने वाले समय की पहचान आपको आगाह करते थे, अर्जित उपलब्धियों की रक्षा। और यह भी कहते थे कि बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर पहुंचना कमाल नहीं होता, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है, बुलंदियों पर ठहरना कमाल होता है। तो शर्मा जी कहते बुलंदियां तो हमने अर्जित कर ली, हम शून्य से शिखर पर पहुंच गए, लेकिन इस सरकार ने हमको लुढ़काना शुरू कर दिया, नीचे की तरफ खींचना शुरू कर दिया। और हम लोगों में जो भावना उठी कि अब तो हम सब पा गए, चैन बोर्ड से चयनित होगा, आ गए, हमें कौन क्या करेगा? गाड़ी भी खरीद ली, मकान भी बनवा लिया, बैंक से लोन ले लिया, हर महीने कटता है बैंक का लोन। जिस दिन ये वेतन वितरण अधिनियम खत्म होगा कहां जाएंगे, यह भी विचार कर लीजिए। क्या होगा आपका जनाबे अली, क्या होगा आपका? ये परिस्थितियां आई है सर, और मैं ऐतिहासिक रूप से आपके सामने उन धाराओं को, ये हमारे पास अब विधेयक नहीं है, संसदीय ज्ञान है मुझे, मैं 18 साल रहा विधान परिषद में। एक विधेयक आता है, पहले विधेयक पास होता है दोनों सदनों से, फिर राज्यपाल के दस्तखत से, और
और मैंने बड़े ध्यान से इसको पढ़ा। अगर मैं सदन में होता तो मैं याद दिला दूं आपको, कभी वीडियो देखे जब वित्तविहीन को धारा 7(4) में मान्यता देने के का अधिनियम आया सदन में, वो विधेयक आया तो मैं खड़े होकर विरोध किया। हम और ध्रुव त्रिपाठी थे, दोनों लोग बहिर्गमन किया कि उन्होंने कहा कि धारा 7(4) में मान्यता, किंतु उसमें जोड़ा अब इस धारा 7(4) ही हम लोग मांग रहे थे जो पुरानी मान्यता थी। धारा 7 में वित्तविहीन को मान्यता मिलती थी। हाईकोर्ट ने कह दिया नहीं, ये धारा ये मान्यता धारा नहीं है, धारा 7(4) में ही मान्यता दीजिए। धारा 7(4) में मान्यता का विधेयक आया। अब विधेयक में लिखा सभी बात के होते हुए भी इंटरमीडिएट अधिनियम 1921, चयन बोर्ड में अधिनियम 1982 इन पर नहीं लागू होगा। क्या रह गया? जब वेतन वितरण अधिनियम 1971 नहीं लागू होगा, चयन बोर्ड अधिनियम 1982 नहीं लागू होगा, तो क्या रह गया? वित्तविहीन उत्पाद कौन भी मानता? धारा 7(4) में पाते हुए वित्तविहीन ही रह गए। उस पर मैंने वॉकआउट किया था, सरकार का विरोध किया था सदन में। अब विरोध करने वाली उस पर नहीं जाता। मैं आता हूं आपके इस अधिनियमित व्यवस्था में, हम उनके लिए विरोध कर रहे थे। आज तो चयन बोर्ड अधिनियम 1982 नहीं रहा। आप कहेंगे कि एक्ट में भी तो है। हाँ है, एक्ट में था, लेकिन एक्ट की जो भाषा है वो आपको नहीं बचा रही है। एक्ट में अधिनियम है, लेकिन जो चीजें इस धारा में है, धारा 21 में चयन बोर्ड है, वो बात नहीं है वहां। इसलिए माननीय शर्मा जी ने एक्ट में होते हुए भी जब 1982 में चयन बोर्ड बनवाया तो अधिनियम की धारा 21 जुड़वाया। अब 21 क्या थी? आम शिक्षक नहीं जानता। हम 12, 18, 21 बार बार कह रहे हैं, बस थोड़े में आप सुन लीजिए। इस किताब में छपा है। धारा 21 है, अध्यापकों को पदच्युत करने पर निर्बंधन। अब विद्वान साथी है, निर्बंधन और पदच्युत समझ रहे हैं दोनों बात। रोक पुस्तक में लिखा है, प्रबंध तंत्र बोर्ड पूर्वानुमोदन के सिवाय, बोर्ड माने चयन बोर्ड, चयन बोर्ड के पूर्वानुमोदन के सिवाय किसी अध्यापक को पदच्युत नहीं करेगा, न सेवा से हटाएगा, न सेवा से हटाने की कोई नोटिस देगा, न संचित करेगा, मतलब प्रवक्ता है नहीं कर सकता, न उसकी परिलब्धियों में कोई कमी करेगा, वेतन न किसी अवधि के लिए उसकी वेतन वृद्धि, चाहे वह अस्थायी हो अथवा अस्थायी हो, नहीं रोकेगा। और अगर ऐसा कोई कार्य करता है और ऐसे पूर्वानुमोदन के बिना किया गया ऐसा कोई कार्य शून्य होगा। शून्य प्रबंधन कर दे, वो कार्य उसका शून्य होगा। ये हमारे लिए कवच कुंडल था, ये हमारे जीवन का रक्षक एक कवच है। इस कवच को छीन लिया गया। अब रह क्या गया हमारे पास? चयन बोर्ड अधिनियम नहीं रह गया। उसका भी आप कहेंगे कि आप ऐसे ही कह रहे हैं। तो इस अधिनियम की धारा 31 है, या इसको सुन लीजिए, सुना रहा हूं इसी अधिनियम से, कहीं अलग से नहीं पढ़ रहा हूं। लिखिए धारा 31A, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग अधिनियम 1980, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019। ये आप लोग नहीं जानते होंगे। ये आयोग जो बना है उसी नाम से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2019, ये 2019 में भी बना था। माननीय शर्मा जी थे,
हम लोग सदन में थे, 12 बजे रात तक उस सदन में धरने पर बैठे थे। अंत में मंत्रियों ने आके कहा कि नहीं लागू होगा, माने और भले पास हो गया। लागू नहीं होने दिया, रात को क्यों नहीं? एकता द्वारा निरसित किए जाते हैं। निरसित का मतलब आप विश्वास साथी निश्चित हो गया, अब रह क्या हमारे पास? कल प्रबंधक आपको सस्पेंड करे और आए या साहब अप्रूवल दीजिए, नहीं देंगे तो गुंडाई करेंगे, पैसा के बल पर करा लेंगे। यही धर्म है, टर्मिनेट हो गए, आप कर रही है। वो तो ये कर रहे हैं ना। आप एक वीडियो देखा, लखनऊ में एक बैठक हुई प्रबंधक महासभा की, अध्यक्षता कर रहे थे वर्तमान शासक दल के राज्यसभा सदस्य, पूर्व हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री अशोक वाजपेयी बैठे थे। मैं देख रहा था, 1 मिनट का है शायद, कम था, 1 मिनट कर रहा था। ऐसा है सम्मानित साथियों, अब समय आ गया है। ये शिक्षक हमारे पुत्र हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जो पुत्र अपनी बाप की सेवा न करे उसे अपने हिस्से से बेदखल कर देना चाहिए। हम पुत्र हो गए उसके, हमको अपने हिस्से से बेदखल कर। आइए साथियों, हम सरकार को लिख कर भेजें कि जो आप अनुदान दे रहे हैं वापस ले लीजिए, हम सीबीएसई बोर्ड चलाएंगे। अरे वाह रे प्रबंधक, वह तीसरी पीढ़ी है इस हिंदुस्तान की, इस उत्तर प्रदेश की। विद्यालय किसने खोला था? ये खोले थे जो प्रबंधक हैं, इनके बाबा परबाजा खोले थे। तीसरी पीढ़ी है। वो समाज के उत्थान के लिए, समाज की बढ़ोतरी के लिए, समाज के हर व्यक्ति के बालक को शिक्षा मिल जाए, इसलिए विद्यालयों की स्थापना किया था। और उनके अब पौत्र देख रहे हैं, करीब करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति। सीबीएसई खोल लो और ऐसे रखो, बड़े पढ़े लिखे नौजवान मिलते हैं, हमारी बहनें मिल जाएंगी पढ़ाने के लिए, थोड़ा सा वेतन 10,000 5,000 दे के पढ़वा लेंगे, अब तो पैसा पैदा करेंगे। आपके विद्यालय को समाप्त करने पर तुलेंगे। ये साजिश की जा रही है, उस्काया जा रहा है कि आप लोग मांगिए 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 ग्रांट वापस करने का, आप सगुफा छोड़िए। सरकार तो तैयार ही है। आप क्या हैं? अनुदानित टीचर। आप सरकारी हैं? बताइए, हैं? नहीं। अर्ध सरकारी हैं? आप प्राइवेट मैनेजमेंट में काम करते हैं। केवल स्वर्गीय ओम प्रकाश शर्मा, स्वर्गीय पंचानन राय, स्वर्गीय मानदाता सिंह आप महापुरुषों की देन थी। विविध समय उन्होंने एक्ट बनवाकर, नियमावली बनवाकर, अधिनियम में व्यवस्था कराकर इतना बांधा सरकार को कि सरकार बाहर नहीं जा सकती। लेकिन सरकार जिस ढंग की आई है उसे क्या अपेक्षा है? ये परिस्थितियां आज हमारे लिए इतनी भयावह हो गई हैं कि प्रबंधक कह रहे हैं कि सरकार अनुदान वापस ले और मेरा अधिकार सौंपे। तो विद्यालय को कब्जा कर लेना चाहते हैं। साथियों, आज करने मरने का समय आ गया है। फिर इच्छा शक्ति दिखाना होगा, अब कुछ कर गुजरना होगा, तब ये बचेगा। विश्वास रखिए, मैं डराने की बात नहीं करता हूं। जो डर गया वो मर गया, डरिए नहीं। लेकिन वस्तुस्थिति आपके सामने स्पष्ट करना चाहिए। इसीलिए इस महीने की 11 तारीख से आज 25 तारीख हो गई, निरंतर मैं मंडलीय धरनों में शिरकत कर रहा हूं। आपको एक संदेशा दे रहा हूं कि स्थितियां क्या हैं। मैं कोई साहब चर्चा कर रहे थे 77-78 के आंदोलन की, मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूं, क्योंकि 1 दिसंबर 76 को कार्यभार मैंने ग्रहण किया था। 77-78 के आंदोलन में मैं 36 दिन के हड़ताल पर था और मैंने देखा है और सुना भी है। जब
मैं बताना चाहता हूं शिक्षकों की। उस समय सरकार ने तय कर दिया था कि 4 जनवरी को जो अध्यापक कार्यभार नहीं ग्रहण करेगा उसकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी। यही सही है ना मिश्रा जी? आप बैठे हैं डॉक्टर, यही कानपुर के घटना का जिक्र माननीय शर्मा जी हमेशा करते थे। हड़ताल अवध के बीच में एक हमारी शिक्षिका बहन थी कानपुर की इकाई जानती थी कि बहन केवल अकेले दम पर अपना घर का खर्चा चलाती है, अगर इसकी नौकरी चली गई तो कैसे इसका जीवन पार होगा, इसके बच्चों का। कानपुर के हमारे कार्यकर्तागण जैसे गिरीश तिवारी हैं, ससुद्दीन साहब हैं, तो गए घर पर बहन जी कल आपको कर लीजिए। क्यों हड़ताल समाप्त हो गई? कह दिया कि सब ज्वाइन करें। फिर क्या हम लोगों ने सोचा है कि आप वैगत जीवन व्यतीत कर रही हैं, अगर नौकरी चली गई तो आप का क्या होगा, इस पर विचार करते हुए आपको निवेदन करने आया है। बात हम लोग लड़े सुनिए, आप मुझे संगठन के साथ धोखा करना सिखाने आए। मेरी सेवा चली जाए, मैं चूहा चौका करके अपने बच्चों को जिला लूंगी, लेकिन फैन के साथ ये जज्बात उस समय के शिक्षकों का तब जाके सब उपलब्धि आ गई थी। ऐसे नहीं मिला। हमारे महामंत्री जी कह रहे थे ना, थाली में परोस कर किसी ने नहीं दिया। क्या गंगा जी की सरकार रही हो, चाहे नारायण दत्त तिवारी की सरकार रही हो, चाहे आदरणीय मुलायम सिंह की सरकार रही हो, किसी की भी सरकार रही हो, हमने कभी नहीं देखा कि कांग्रेस की सरकार है तो आंदोलन नहीं करना चाहिए, सपा की सरकार है तो आंदोलन नहीं करना चाहिए। अब बीजेपी की सरकार में अगर आंदोलन होते तो कुछ हमारे साथी समझाते हैं अरे बहुत नुकसान हो जाएगा, हो जाए जो होना है, लेकिन अगर शिक्षकों की सेवा सुरक्षा छिन गई, उन्हें उनकी पुरानी पेंशन नहीं मिली तो हम क्या करेंगे? क्या आप आने वाली पीढ़ी को आने वाला तो इंतजाम ही नहीं है। ये जो बना है ना ये आयोग, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, आपके शहर में भी कई माल होंगे, सभी सामान मिल जाता है। आप लोगों को वहां कोई भी चीज लेने जाएगी माल में मिल जाएगा। ये माल है उच्चतर शिक्षा आयोग, उस मतलब डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का चयन होगा, माध्यमिक के शिक्षकों का चयन होगा, कृषि के शिक्षकों का चयन होगा, मदरसा के शिक्षकों का चयन होगा और संस्कृत विद्यालय के शिक्षकों का चयन होगा, जो बाबू हैं उनका चयन होगा। मतलब सभी प्रकार के चयन एक ही आयोग में होगा। एक चयन बोर्ड तो उसी बात के उसी कदम में जो चयन बोर्ड है वही आपको सुना है। एक चयन बोर्ड तो हमारे विद्यालय में पूर्ति कर ही नहीं सका, और उच्च शिक्षा प्राथमिक माध्यमिक संस्कृत उर्दू मदरसा सारे पूर्ति कर देगा। जानबूझकर ये नाटक किया गया कि कोई नियुक्ति न हो पाए, ये नाटक है। इसका भरपूर विरोध हुआ था, मगर इस आयोग का कोई भरोसा नहीं, इसलिए भाइयों की ही क्या कल्पना करूं जो पीढ़ी बची है इतिहास से कलंकित न करे। इसलिए कि जब हम अपने अग्रजों का नाम लेते हैं तो उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा है। उन्होंने अपने त्याग बलिदान और लाठी खाकर जेल जाकर जो कुर्बानी दिया है, उस कुर्बानी की बदौलत आप जो वेतन पा रहे हैं, यह वेतन आपकी उदासीनता के कारण चला न जाए, यह अपने से आपको न लगे, इसलिए सजग हुई, इसलिए तैयार हुई। एक धारा की चर्चा किसी ने 11 छह की,
मैं 12-18 की चर्चा नहीं करता, संक्षिप्त रूप से कहता हूं। 12 पदोन्नत की धारा है, 18 है। जैसे मान लीजिए प्रधानाचार्य जी बैठे हैं ना, आप प्रधानाचार्य है ना? नहीं सुना? अरे चलिए, प्रधानाचार्य तो बगल में है। जिस दिन रिटायर हो जाएंगे, जिस दिन को सीनियर मोस्ट के लिए आएगा ना, अभी तक व्यवस्था थी 18 में कि जो सीनियर मोस्ट कार्यभार ग्रहण करेगा 2 महीने बाद उसे वेतन प्रधानाचार्य का मिलने लगेगा। मंडलीय मंत्री ले रहे हैं। अब समाज लीजिए, क्या बनिए प्रधानाचार्य? ये विनोद सर, ये है एक ठेले अब गजब कर दिया इस अधिनियम में। 11/6 देखिएगा, कितना दाम लिया हम लोग? हूबहू पढ़ता हूं आपके सामने। 11/6 अभी तक ये व्यवस्था थी कि जिसका चयन हो से चयन हो जाता था। प्रबंधक अगर कार्यभार नहीं कराता था तो हम सब लोग को अभ्यास के ऊपर दबाव देते थे, जेडी के ऊपर किसी न किसी ढंग से धारा 17 में ज्वाइन कराना, इसमें ज्वाइन होते थे। लेकिन सारे सरकार और सारे उसके अधिनियम कर दिया कि अब तो लीजिए लाइन इन्वर्टेड कामा मैं बोल रहा हूं, एक भी शब्द इसमें गलत नहीं। कभी अधिनियम पढ़ लीजिएगा आप लोग। मैं पूरा नहीं पढ़ता, नीचे की 4 लाइन पढ़ता। एक पैनल संस्थान को केवल एक बार उपलब्ध कराया जाएगा, तैयारी करा। फिर भी यदि प्रबंधन नियुक्ति पत्र जारी करने में विफल रहता है तो संबंधित पद को विहित पद्धति के अनुसार समाप्त कर दिया जाएगा। 1986 में व्यक्ति सर्वेक्षण का बाद अनेक विद्यालयों के समाप्त हुए। 2013 में जनशक्ति निर्धारित हुई, उसमें अनेक पद समाप्त हो गए। अब एक पद समाप्त करने के आपके विद्यालय को स्वयं दर्जे का विद्यालय बनाने का साजिश इस धारा 11/6 में व्यवस्था करती है। क्या आप लोग इसका सहन करेंगे? यही सहन करेंगे? ये अन्याय सहकर बैठना, यह महापुस्तक न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड दे जाता है। जो हमारे ऊपर अन्याय करेगा, मैं आता हूं आपका ज्यादा ना कुछ कहते हुए आप सब पूछेंगे कि नौजवान साथी बहुत बैठे, पुरानी पेंशन पर आपने कुछ कहा नहीं। पुरानी पेंशन की मांग जब से खत्म हुई है, मुझे स्मरण है कानपुर का एक सम्मेलन था, क्रांति सम्मेलन। मैं उस सम्मेलन में विधायक के रूप में मौजूद था। सब नौजवान साथी जो हमारे शिक्षक थे, मंच पर जबरदस्ती घुसाए। समाज है क्या, हम रोक रहे थे, प्रमोद जी आ जाए, अरे क्या है, मैं समाज बात करें, क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं जो नवीन पेंशन योजना लागू हो रही है, लागू क्यों नहीं होने देते? समाज का जितनी आचरण नहीं लागू होने देंगे इसको, हम लेंगे तो पुरानी पेंशन। लेकिन इतने पर भी हम जाके हैं उनका पैसे कि सर अभी नौजवान अगर नई पेंशन ले रहे हैं तो लेने चाहिए। जो भैया ठीक है कटवाइए, आप जाइए, आपका काम जाने। तब से हम लोग लगे हैं, सरकारें नहीं सुन रही, लेकिन सरकारों ने सुना। इसी देश के 5 राज्य हैं, आगे कैसे दे दिए आप ये हमें बता दीजिए। हिमाचल कैसे दे दिया, छत्तीसगढ़ कैसे दे दिया, पंजाब में कैसे दे दिया, राजस्थान में कैसे दे दिया, अभी अभी कर्नाटक कैसे दे दिया, कैसे दिया भैया आप तो कहिए। हमें निकालवाना चाहते हैं सर, पेंशन मिलेगी लेकिन
सरकार बदल लेकिन मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जाना हमने महामंत्री जी से 4 लाइन लिखाया है। यमन में फिर से कोई भागवा तो आने दो, यमन में फिर से कोई भागवा तो आने दो, बाहर आएगी ये दौर गुजर जाने दो। तुम्हारे जुल्म का हम सभी जवाब दे लेंगे, तुम्हारे जुल्म का हम सभी जवाब दे लेंगे। हमारे दिल से जरा प्यार निकल जाने दो, हमारे दिल से जरा प्यार निकल जाने दो। जो प्यार और मोहब्बत पाल रखे हैं जिन्होंने, आगे आपके पेट की रोटी, आपके परिवार की रोटी छीन लेंगे, आपका निवाला छीन लेंगे। और यह प्यार और अंधभक्त होने का जो आपने संकल्प लिया है, नहीं ये आपके काम नहीं आएगा, बोलिए तो ये बोलिए। आपके काम नहीं आएगा। साथियों, ज्यादा न कुछ कहते हुए मैंने अनेक बातें आपके बीच में की हैं। मैं एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से अध्यक्ष होने के नाते, कोई बात नहीं, बात करें, हम कोई से डिस्टर्ब नहीं होते। एक बात बड़ी स्पष्ट कहना चाहता हूं, शिक्षक महासंघ है, उसका संयोजक भी हूं और उसके नेता डॉक्टर आदानी दिनेश शर्मा जी भी हैं और उसके हमारे साथी जमा साहब भी हैं। और उनसे मेरी बात हो गई परसों इलाहाबाद में थे 23 तारीख को प्रयागराज में। आप कहेंगे जो सरकार कहेगी वही कहूंगा। उन्होंने कहा संबोधन में अपने, हम लोगों का लक्ष्य है माध्यमिक विद्यालयों से अगर उनकी सेवा सुरक्षा छीनी जा रही है तो प्राथमिक का शिक्षक, अन्य शिक्षक संगठन उनके साथ सामूहिक धरना और उपवास और प्रदर्शन और धरना और जेल भरो आंदोलन करेगा। इतने बड़े संगठन का साथ लेकर हमने तय किया है कि 9 तारीख को, 9 अक्टूबर को उसका नाम है महानिदेशक शिक्षक महानिदेशक, स्कूल से महाशब्द कहने में बड़ा दिक्कत महानिदेशक के कार्यालय पर हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। अगर वो नहीं सुनेंगे तो आप लोग कहते हैं वो धरना ही प्रदर्शन करा रहे हैं, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा आपको। और धरना प्रदर्शन में आपकी उपस्थिति मुझे चाहिए, आप सबको आना है और पूरी इकाई नहीं आनी है, लेकिन हर इकाई से 2 आदमी जरूर आ, 2 अध्यापक जरूर आओ। पूरी इकाई को बुलाऊंगा नवंबर के लास्ट में या दिसंबर में, जब लखनऊ की सड़कों पर केवल शिक्षक दिखाई देगा, शिक्षक संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं आज के इस धरने में उपस्थित साथियों का देखिए, सभी इकाइयों से या सभी इकाई से पूरी इकाई नहीं आई। कुछ प्रमुख व्यक्ति आए जो हमेशा से आते रहे हैं, वो आए, कुछ नए भी आए होंगे पहली बार। कितने लोग नए आए हैं जो कभी नहीं आते थे? थोड़े लोग हैं, बाकी जो आते रहे वही आए। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपसे एक वचन चाहता हूं, यह संदेशा जो मैंने आपको पढ़ के सुनाया क्या खत्म हो गया, इसका इफेक्ट क्या होगा, इसका प्रभाव क्या होगा, प्रत्येक इकाई तक अगर जिला अध्यक्ष, जिला मंत्री, इकाई अध्यक्ष, इकाई मंत्री अपने विद्यालयों में बता दे, जो सो रहे हैं, जो वाट्सएप की दुनिया में, झूठी यूनिवर्सिटी की दुनिया में जो सैर कर रहे हैं, व्हाट्सएप क्या है? एक राष्ट्रीय कवि है कुमार विश्वास, मैंने सुना हूं, एक जगह मैंने सुना था। वो जैसा प्रभु ध्यान कहता है कि व्हाट्सएप
व्हाट्सएप क्या है? झूठ की यूनिवर्सिटी। ये झूठ की यूनिवर्सिटी, अनेक झूठी बात प्रसारित की जाती है व्हाट्सएप पर। मैं व्हाट्सएप कभी नहीं देखता, है मेरे पास व्हाट्सएप, लेकिन अगर आप कोई अपनी समस्या भेजेंगे और मुझे फोन करेंगे कि हमने व्हाट्सएप को भेजा है तो जरूर देखूंगा। लेकिन दुनिया भर के 10,000 व्हाट्सएप मेरे पास दिन भर में आते हैं, कैसा व्हाट्सएप की दुनिया से निकलिए, यथार्थ पर आइए। यथार्थ क्या है? तो मैं कहा शर्मा जी अपने अंतिम उद्बोधन में कहा उठा 2021 16 जनवरी 2021 हम कहां थे, कहां पर, अब हम कहां रहेंगे, यह आपको समर्पित करके गए हैं। उन्होंने सारा किया, आप कहां थे, कहां पहुंचे, यह आपको जानना होगा। इतिहास, अब जो कौम अपना इतिहास में रखती, अपने इतिहास के पन्नों से सबक नहीं लेती, वह कौम भी समाप्त हो जाती है। कौम, मेरे कौम का मतलब मेरे शिक्षक कौन से है। आप अपने इतिहास को देखिए कि हम क्या थे, क्या हो गए, क्या पाए थे, अब क्या हो रहा है। अब इतिहास के पन्ने उलटिएगा, इसी शिक्षक समाज ने उस इतिहास के पन्ने में स्वर्णाक्षरों में लिखा है कि अपने संघर्षों के बदौलत उपलब्धियां हासिल की, उपलब्धियां और इसकी रक्षा भी करने की जिम्मेदारी आपकी है। और अगर आप नहीं कर सके तो फिर आप कभी माफ नहीं किए जाओगे, कभी माफ। इसीलिए साथियों कहता हूं प्रत्येक इकाई में संदेशा भेजिए और कहिए कि भारी संकट है और इस संकट के समय महासंघ के साथ खड़े होइए। और एक बड़ा समूह मेरे साथ है, हम तो 55,000 हैं, लेकिन 6 लाख वालों के साथ जुड़े हैं और आपके लिए करने मरने को तैयार है। वो आपसे ज्यादा तेज है। मैं एक उदाहरण दे के बात समाप्त करता हूं। 1998 का वहां आंदोलन, जिसका मैं सरफुद्दीन भाई साहब की तरह मैं भी जिला मंत्री इलाहाबाद था, तब इलाहाबाद था, और वह 35 दिन की आम हड़ताल। 10 दिन बाद कोई विद्यालय मेरा खुल जा रहा था, कोई दूसरा विद्यालय खुल जा रहा था, कोई एक विद्यालय वो 10 तक हो जा रहा था। लेकिन वो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को बधाई देता है उस मंच से। प्राथमिक विद्यालय को विद्यालय जब तक उनके नेता ने नहीं कहा विद्यालय का ताला नहीं खुला, चाहे उनका 169 अध्यापक टर्मिनेट कर दिए गए, फिर भी वो हिले नहीं। टर्मिनेशन हम लोगों ने हाईकोर्ट से लड़कर वापस लाया। उनकी दृढ़ता अपने संगठन के प्रति आस्था। हमारे साथी ज्यादा पढ़े लिखे हैं, विद्वान साथी हैं, डॉक्टरेट है, मैं तो कुछ नहीं, ये सब हिसाब किताब लगाने लगते हैं। अब मुझे भी फोन करते हैं, हिसाब ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, यही देखिए। हर मंडल में जाकर आपको जगा रहा हूं, जगाने के बाद क्या रहा हूं, आइए 9 तारीख को, आइए नवंबर में फिर, लेकिन एक दिन में नहीं हो जाएगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और मैं कहता हूं यह संकल्प साथ होना चाहिए। न रुकेंगे, न थकेंगे और न रुकेंगे, न रुकेंगे, न थकेंगे, जवाब देंगे सरकार को। अगर हमारी सेवा सुरक्षा वापस नहीं आई तो हम जवाब देंगे। अभी एक टीवी समाचार पत्र के लोग पूछ रहे थे 2024 में आपको क्या आती है। उनका जो शिक्षक बैठा है गैर राजनीतिक है, और मेरा संगठन भी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, हम लोग विधान परिषद में जो बैठते थे उसके पोस्ट में लिखा रहता गैर राजनीतिक। और राजनीति करना मेरा काम नहीं। सरकार जो भगवान सद्बुद्ध दे और हमारी ये धाराएं हमको वापस करे, हमारी पेंशन पुरानी वापस करे। हमें कोई राजनीति नहीं करना है,
जो जिसको चाहे उसको बताए, लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो समय बताएगा कि हम क्या करेंगे, समय बताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका भूल प्रशंसा करता हूं, क्षेत्र के सम्मानित शिक्षक साथियों का, बाबा भोलेनाथ की नगरी के सम्मानित साथियों का, और जो शिक्षिका बहनें रुकी हैं उनका विशेष रूप से आभार। और की हिस्सेदारी मांगती है, लेकिन आखिर इनका अधिनियम नहीं पूरा, धारा 21 इनकी नहीं गई है, इन्हें सिंगा वो आपके ऊपर आश्रित है कि आप जो करेंगे। मैं जिस जनपद से आता हूं, 1974 के आंदोलन में 26 शिक्षिकाएं जेल गई थी, मैंने जेल गई। उसमें लता खड़े जैसी हमारी शिक्षिका बहन, जिनकी तत्काल शादियां हुई थी, वो जेल उस समय के आंदोलन में जेल चली गई। उस समय जेल पुरुषों को जाना समाज में उपशाप माना जाता था। अब महिला हमारी शिक्षिकाएं 19 वर्ष तक जेल चली। लखनऊ की सड़कों पर कहा, जब गवर्नर का अध्यादेश, गवर्नर देख तेरा अध्यादेश तोड़ दिया, लखनऊ की सड़कों पर शिक्षिकाएं नारा लगाए। तो शिक्षिका बहनों को भी जागरूक करिए, जो बहन उपस्थित है, उन्हीं के माध्यम से उन्हें संदेशा देना चाहता हूं कि आप भी चलिए, आइए, कंधा से कंधा दिलाकर हम लोग आगे बढ़े और अपनी गिनी गई उपलब्धियों को वापस लाएं। और जो हमें उपलब्धि मिली है, खासकर तो बातें मैं जरूर कहता हूं कि पुरानी पेंशन अगर नहीं है तो बुढ़ापा बहुत भारी होगा। नई पेंशन योजना ये स्वधन निवेशित योजना है, अपना पैसा लगाओ और पेंशन पाओ। ये पेंशन कुछ नहीं मिलेगी, 600, 700, 1000, 1200 से ज्यादा पेंशन आप, और ये पैसा जो कर रहा है 10% आपकी तनख्वाह का, 14% जो सरकार दे रही है, इसका रख रखाव कुछ नहीं। बात और सदन में मैंने कहा था, वो अभी वीडियो आपके पास आया रहा होगा, मैंने कहा था इस प्रदेश का एक शिक्षक अगर मान्यवर आप बड़ी प्रशंसा करते हैं नवीन पेंशन योजना की, ये लाभ होगा, वो लाभ होगा, ये दे दूंगा, उनका एक शिक्षक से आप लिखा कर दे दीजिए कि हमें नवीन पेंशन योजना चाहिए, तो मैं आपसे सदन में वादा करता हूं कि फिर पुरानी पेंशन की बात जीवन में नहीं करूंगा। तो तैयार नहीं पेंशन योजना, इसका न रख रखाव है, न सरकारी खजाने में जमा, जीपीएफ सरकारी खजाने में जमा होती, आपका पैसा सरकारी खजाने में जो तकरार नहीं जमा होती, वो अडानी को जा रहा है, अंबानी को जा रहा है, आपका फिक्र नहीं। इसलिए सम्मानित साथियों, मेरे साथ एक नारा दीजिए, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। और मैं तो जानता हूं कि अगर इस हाथ उठाकर आपने नारा लगा दिया तो प्रतिज्ञा कर दिया, अब क्या है वो आपके सामने। पहले संगठन की वो जिंदाबाद कीजिए, शिक्षक एका जिंदाबाद, शिक्षक एक जिंदाबाद, वही ओपी शर्मा अमर रहे, वर्गीय पंचानन नाय अमर रहे, वर्गीय माननाथा सिंह अमर रहे। अब एक संकल्प लीजिए कि आवाज दो, आवाज दो, यही सूत्र है, ये सूत्र एकता में ही सब कुछ है। एक छोटा उदाहरण प्रस्तुत करके अपनी बात समझिए। मैं देख रहा था अपने घर पर एक चैनल आता है जो जंगलों की सीन दिखाता है, जानवरों को दिखाता है, कभी देखा है आपने? कई छोटी चैनल। एक दिन मैं देख रहा था, लगभग 100 भैंसों का समूह था, और जंगली भैंसों की सी घेव 2-2 मीटर की, और जिधर छूटते थे 10 शेर, न शेर एक था, शेरनियां 9 थी। अब उन्हें मारना चाहते, कोई मार के भोजन बनाया गया। शेरों को भैंसों का मांस बहुत प्रिय है,
वो कम्युनिटी चर्चा मांगना चाहते हैं, लेकिन जिस जन से समूह में वो छुपे हैं, तो सबसे हिंसक जानवर शेर भाग की झाड़ियों में छिप गए। लेकिन उसी समूह से फिर शेरों ने आक्रमण किया। उसी समूह से एक भैंस न जाने क्या किया, अलग हो गई और दूसरी दिशा में भाग लिया। डर के वो शेरों निवाला बन गई। तो समूह की शक्ति है, एकता की शक्ति है। जो मैंने कहा आवाज दो, नहीं, एकता में ही ताकत है। इस समूह से भटकिए नहीं। इतिहास गवाह है, कोई कुछ दिया नहीं है। मैं कोई कमेंट अध्यक्ष के रूप में किसी पर नहीं करना चाहता। इतिहास पढ़िएगा, जो 3 मामले हैं इन नामों को याद करके पढ़िएगा कभी इतिहास, और देखिएगा कि क्या नहीं किया आपके लिए, क्या नहीं हुआ आपके लिए। सब कुछ किया है और इन्हीं युग पुरुषों ने किया है। एक दिन हमारे जिला मंत्री हैं, जिला कोषाध्यक्ष हैं रविंद्र त्रिपाठी जी, उनके पिताजी प्रतापगढ़ में प्रेसफर थे, समूह त्रिपाठी हमारे बगल ही रहते हैं। मैं आए थे तो राजा सीनियर भी थे, हमारे धामों के घर चले गए 4 चीजें। उन्होंने उससे कहा, त्रिपाठी जी आप नहीं जानते हम कहा सर आप सीनियर हैं, आप तो विशेष जानते हैं। कहे ओम प्रकाश शर्मा कोई व्यक्ति नहीं, वो शिक्षकों के मसीहा के रूप में पैदा हुए शिक्षक कभी कभी पैदा होते हैं। ओम प्रकाश शर्मा साधारण व्यक्ति को नहीं थे, मसीहा के रूप में शुरू को पैदा हुई। आपको सब कुछ दे के चले गए और कह के चले गए अब आपको कहाँ रहना है ये आप जाने। आपकी एकता को समर्पित करते हुए चले गए। उनके जाने के बाद उनसे प्राप्त उपलब्धियां, उनके द्वारा प्रकट उपलब्धियां छीनने न पावे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अभिवादन करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आयोजक मंडल को, सम्मानित साथी, इतनी देर तक रहे, कुछ बात सुनी। शिक्षकों में ये होता है, हर जगह मैंने देखा कि सुनने की क्षमता, असल में शिक्षक वक्ता होता है, पढ़ाता है, और पढ़ाने के बाद वो सब शिक्षक और सिगरेट जब को उसकी पत्नी शिक्षा, उनकी पत्नी शिक्षा देने लगी तो उन्होंने कहा हमको कहाँ क्या बता रही हो तुम, मैं सारे संसार को पढ़ा रहा हूँ। तो संसार को पढ़ाने वाले शिक्षक गुरु जी जो संकट आया है, अपनी एकता कायम रखिए, एक साथ रहिए, बुलावा जहाँ आए वहां पहुंचिए और आपकी उपलब्धियां जो छीनी गई हैं वो आपकी ताकत के बल पर वापस ली जा सके। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत अभिवादन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक।